हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू अग्रिम। मैं आप सबका अपने नए यूट्यूब चैनल अग्रिम पर स्वागत करता हूं। मैं सुनील अभ्यर्थी, एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और एक बार बताओ, आवाज़ वगैरह आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी का प्रणाम। ये मेरा मोबाइल थोड़ा गोल गोल घूम रहा है, इसमें कुछ दिक्कत है। हाँ, अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ, सब बताता हूँ कौन सी क्लास हुई नहीं हुई, सब बातें। सब ठीक है ना? अब सब कुछ ठीक है ना? मेरे मोबाइल में एक्चुअली गोल गोल चक्री दिखा रहा है अभी भी, ये देखो, ये अभी भी वही दिखा रहा, तो मैंने सोचा आप लोग से। ओके, ठीक है। सब बच्चों को प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल आदर के साथ सबको प्रणाम। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा अच्छा एक, क्या बोलूं मैं, मुहूर्त कहूं, क्या कहूं, अपने ही देश में हिंदुस्तान जिस भाषा में आज हम स्वाधीन हुए हैं, जरा गौर करिएगा, जिस भाषा में हम स्वाधीन हुए हैं वही भाषा आज पराधीन हो गई है। यहीं से अपनी पंक्ति स्टार्ट कर रहा हूं। जिस भाषा में हम स्वाधीन हुए वह भाषा आज पराधीन हो गई है। और यह पराधीन क्यों हो गई है? भाषा अपनी कमी के कारण कभी पराधीन नहीं होती है। याद रखिएगा, हिंदी भाषा अपनी कमी के कारण पराधीन नहीं, एक वैज्ञानिक भाषा है, एक वैज्ञानिक भाषा है हिंदी। वह पराधीन हुई है इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में रिसर्च होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वो सरकारें खर्चा करती हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर के सारे देश, जहां की ये मुख्य भाषा है, आज पूरे विश्व की आधिकारिक भाषा बन रही है और बन चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी कमियां कहां हैं। हम ना तो शोध करते हैं, ना नवाचार करते हैं, और ना ही हम मन के स्तर पर अपने आप को मजबूत करते हैं। तो बातचीत का जो प्रारंभ है वो इसी बिंदु से है कि हिंदी भाषा अपने ही देश में पराधीन हो गई है। और एक हिंदी साहित्य का अध्यापक ये बात आपसे कह रहा था, इसका मतलब उसके अंदर कुछ मर्म तो है, जिन मर्मों पर हम लोग अभी आगे बातचीत करेंगे। कुछ बातें मैं कर लूं आप लोगों से। बच्चे कह रहे हैं हाँ, आज जो स्पेशल क्लास थी 8:30 बजे वाली, वो नहीं हुई है क्योंकि मुझे यहां पर आना था क्लास लेने। अब कल वो 8:30 बजे एकदम 100% इन्वायरमेंट टॉपिक के साथ अपने आप होगी। एक चीज, 11 बजे आपकी अग्रिम की क्लास 100% होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज वो खत्म भी होगी, चाहे मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, 1 बज जाएगा, लेकिन आज सेकेंड ARC खत्म करूंगा, बात खत्म। दोनों चीजें आपके सामने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की बात भी लूंगा, आप लोगों की। आज हम लोग ना, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बातें करूंगा, आप लोगों की बातें भी लूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ध्यान करिएगा, मैं आप लोगों की बातें लूंगा। और ये मैं केवल हिंदी भाषा पर, जैसे हिंदी गोष्ठियों में सम्मेलन होता है, मैं उस पर बातचीत नहीं करने जा रहा हूं। आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह बताता रहूंगा बीच बीच में कि आपका मनोरंजन होता रहे, क्योंकि फैक्ट्स आता है तो बच्चे कहते हैं हाँ चलो यार, कुछ जानकारी भी मिल रही। लेकिन आज की बातचीत का एक अलग ही अंदाज होगा, एक अलग सुर होगा। आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, सोचते रहिएगा। आज कितने प्रश्न पूछूंगा, उसमें से पहला प्रश्न और सबसे प्रासंगिक प्रश्न, क्या हिंदी भाषा को निष्क्रिय कर देने से, अंग्रेजी को मुख्य केंद्र में लाने से, याद रखिएगा, हिंदी भाषा को निष्क्रिय कर दें और अंग्रेजी भाषा को केंद्र में लेके आए। आपसे प्रश्न है कि क्या इससे समावेशी विकास प्राप्त हो पाएगा? सोचते रहिए। यानी सरकार आज जिस समावेशी विकास को 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना,
11वीं पंचवर्षीय योजना में था सतत समावेशी विकास, 12वीं का था अधिक तीव्र सतत और समावेशी, यानी कि सब में और समावेशी। 11th में समावेशी था और 12वीं का और समावेशी। आप मुझे बताइए, देश की 80% आबादी हिंदी भाषा, मैं ये विशेषकर अगर आप सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों को देखिए, जिन्हें हम बीमारू राज्य कहते हैं, उन्हें हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। बड़ी गहरी चर्चा है, आप लोग ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, नेता वाली बात नहीं होने वाली है। एक स्टूडेंट और उसके बच्चों के बीच में बातचीत, एक अध्यापक और उनके बच्चों के बीच में बातचीत है, बड़ी गहरी होगी, बड़ी सार्थक होगी। आइए चलते हैं, ठीक है। तो आप विचार करिएगा, ये किसकी भाषा है, ये भाषा किसकी है। और यहां हिंदी भाषा को थोपने का भी मेरा एक भी पॉइंट कभी नहीं आएगा। उतना ही सम्मान तमिल भाषा के लिए, उतना ही सम्मान तेलुगु के लिए, उतना ही मलयालम के लिए, उतना ही कन्नड़ा के लिए, और उतना ही नॉर्थ ईस्ट की सभी भाषाओं के लिए, उतना ही सम्मान उर्दू के लिए भी, हर एक भाषा के लिए, गुजराती के लिए भी, ठीक है, जितनी भी भाषा है, मराठी के लिए भी, सबके लिए उतना ही सम्मान। तो हिंदी भाषा दिवस अवश्य है, लेकिन यहां पर जो चर्चा है वह हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य जो भारतीय भाषाएं उन पर भी चर्चा होने वाली है, ठीक है। तो हिंदी हमारी पहचान, हमारा गर्व। हिंदी दिवस पर हम इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, गोष्ठियां करते हैं और एक थीम बनाते हैं। इस बार की थीम है, कुछ व्याख्यान होते हैं, भाषण होते हैं, उसके बाद कहानी वहीं की वहीं पटाक्षेप खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि असली मुद्दे पे तो हम बात ही नहीं कर रहे। याद रखें, यह भाषा समावेशन की भाषा है, समावेशी विकास की भाषा है। इस देश में तब तक समावेशी विकास नहीं लाया जा सकता, इस देश में तब तक समावेशी विकास नहीं लाया जा सकता जब तक कि हम हिंदी भाषा और इसके साथ साथ जो अन्य रीजनल भाषाएं हैं उसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, यानी कि हम जो अपनी IT क्रांति है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जब तक हम हिंदी भाषा रीजनल भाषाओं के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक हिंदी कभी मुख्य भाषा बनेगी नहीं, रीजनल भाषाओं का अपना अस्तित्व मजबूत होगा नहीं, और तीसरा समावेशी विकास होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश की अगर टोटलिटी में देखें 80% आबादी ऐसी है जो कहीं ना कहीं वंचित की श्रेणी में है। याद रखिएगा, डिप्राइव्ड सेक्शन से है, वंचित है। तो जब तक वंचितों की भाषा में वंचितों से बातचीत नहीं की जाएगी, तब तक आप वंचितों को वंचितता के प्रक्रम से नहीं निकाल सकते। याद रखिएगा जो बात मैंने बोली कि जब तक वंचितों की भाषा में वंचितों के साथ बातचीत नहीं की जाएगी, तब तक उन वंचितों को वंचितता के साइकिल से आप नहीं निकाल सकते। समझिएगा इस बात को, इसके गहरे अर्थ को समझिएगा, इसके गहरे अर्थ को। मुझे बताइए, क्या हम गरीबी के साइकिल से, डिप्रीवेशन के साइकिल से निकाल पाएंगे? अब मैं अभी आगे, पहले ये सारी बातें मैं यहां खत्म करके फिर अपना आऊंगा जो मैं बताता हूं अनअकैडमी का और आगे, क्योंकि अब मैं रिदम में आ गया हूं, तोड़ना नहीं चाह रहा हूं इसको। आप विचार करिए, आप विचार करिए कि हमें किस प्रकार की नीति की आवश्यकता है। हम स्टार्टअप लाएं, हम स्टैंड अप लाएं, हम कोई भी मेक इन इंडिया लाएं, मैन्युफैक्चरिंग या पीछे की हमारी जो भी लेकर के हम आएंगे, जब तक मेक इन इंडिया पर चलने वाली उंगलियां हर वर्ग से नहीं होंगी। याद रखिएगा, मेरा कहने का मतलब स्टार्टअप और स्टैंड अप, इन सब को संभालने वाली उंगलियां जब तक सभी वर्गों से नहीं होंगी, इस देश में समावेशी विकास कभी नहीं आएगा। और वो तभी हो पाएगा जब हम हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा की तरह ही संचार के साधन और कंप्यूटर अनुप्रयोग के साधनों के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए माफ कीजिएगा, कोई दक्षिण भारतीय राज्य विरोध करने नहीं आएगा। अगर सरकार हिंदी भाषा के लिए और वैसे ही रीजनल भाषाओं के लिए भी केंद्र राज्य परस्पर सहयोग करके, जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो हिंदी भाषा के लिए, जो रीजनल स्टेट्स हैं वह अपनी भाषा के लिए, अगर वो कंप्यूटर, यानी कि अगर कंप्यूटर से सक्षम भाषा का निर्माण कर पाएं, जिस भाषा में स्थानीय बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा में
जो सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जब वो सारे बच्चे सीखने की प्रक्रिया में अपनी मातृभाषा में सीखेंगे तो शायद वो बहुत प्रोडक्टिव होंगे और स्थानीय स्तर पर ही उद्यम की स्थापना करेंगे। तब उन्हें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु यहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में छोटा छोटा कार्य कर पाएंगे। अभी कोई अवसर नहीं है। एक गांव का बच्चा जो किसी तरीके से पढ़ाई करके कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख करके और फिर वो कहां जाता है? बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई। अब आप विचार करिएगा, वहां से यहां आता है, उसकी सैलरी हो जाती है 30,000 रुपए। उसे लगता है क्या मिल गया। लेकिन जब उसका पूरा रहने का खर्च और पूरी फैमिली उसकी आ जाए, रहने का खर्च निकाल लिया जाए, वो जीवन भर केवल एक नौकरी करने वाला एक व्यक्ति होता है जो अंततः शायद रिटायर होते या अपने अंतिम समय तक एक छोटा सा घर बना सकता है, या वो भी नहीं। पूरा जीवन उसका खप जाएगा केवल और केवल अपने घर का, अपने लोगों का भरण पोषण करने में। सरकार इस चीज पर कब विचार करेगी? हिंदी दिवस को हम केवल हिंदी दिवस की तरह मनाते रहते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा, मैं बार बार कह रहा हूं, गरीबों को अगर वंचितता के प्रक्रम से निकालना है, डेप्रिविएशन का साइकिल तोड़ना है, तो आपको उन्हीं की भाषा में उनको शिक्षा देनी पड़ेगी। और इसके लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास बजट नहीं। इसके लिए आपको शिक्षा पर बजट बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा करना पड़ेगा। उसका एक बड़ा हिस्सा आपको भाषाओं पर खर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा समावेशी विकास के हमारे रास्ते, हम भाषण करेंगे, हम स्कीम्स लाएंगे, लेकिन वो भाषण, वो स्कीम लगातार, कोई भी सरकार आई, लगातार वो विफल होते चली जाएंगे। वो विफल होंगी, उनको हम बचा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो नौनिहाल है, जो अभी अभी जस्ट बड़ा हो रहा है, और जो हमारा युवा है, ये दोनों ही, याद रखें, ये दोनों ही अंग्रेजी के साथ युद्ध करते हैं। हम अंग्रेजी पढ़ते नहीं। 95% हिंदुस्तानी, केवल 5% है जो हिंदी मतलब जानते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। 95% हिंदुस्तानियों को अगर आप एक मूल्यांकन करेंगे तो जो अंग्रेजी पढ़ रहे हो आजीवन, अभी एक सर्वे में दिखा रहा हूं, वो आजीवन हिंदी के उच्चारण के साथ संघर्ष करते हैं, हिंदी के ग्रामर के साथ, इंग्लिश के उच्चारण के साथ संघर्ष करते हैं, इंग्लिश के उच्चारण के साथ, उसे सीखें कैसे, उसे बोलें कैसे, ग्रामर के साथ एक संघर्ष चलता है। तो कहीं ना कहीं इस एंगल से आज मैं आप लोगों को सोचवाना चाहता था, इस एंगल से, कि हम केवल हिंदी को यह ना लें कि जैसे होता नहीं। ईमानदारी से बताइए, नई पीढ़ी के मन में क्या है? नई पीढ़ी के मन में क्या है? आपके मन में क्या है? आपने यही सोचा होगा कि सुनील सर अभी आएंगे, हिंदी दिवस पर हिंदी हिंदुस्तान और पूरा का पूरा हिंदी भाषा, मैं एकदम एक जैसे पूरी एनर्जी इनके अंदर है ही, आते ही पूरा एकदम ऐसा वैसा करके और फिर जय हिंद बोल के चले जाएंगे। जी नहीं, मैं युवाओं को ये सोचवाना चाहता हूं, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस उसको ब्रॉड करना चाहता हूं। आप सब एक बहुत बड़ी शक्ति हैं। आपको इस बात पर काम करना है कि जब तक हिंदी भाषा तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होगी, इस पर जबरदस्त रूप से खर्चा नहीं किया जाएगा, इंग्लिश के समान वो कंप्यूटर में आसान नहीं होगी, तब तक हिंदी भाषा ऐसे ही मरती रहेगी। और अंग्रेजी भाषा मुट्ठी भर लोग जो इस पे कमांड करते हैं, वो 5% लोग हैं। अभी आप पढ़ेंगे 95% लोगों पर उनका कंट्रोल रहेगा। याद रखिएगा, जो अमीर है उसी के पास पूरा सिस्टम पहुंच रहा। क्यों? क्योंकि वह खुद भी इन भाषाओं से, हर चीज से पारंगत है, और जो पारंगत होते हैं उनको खरीद लेता है। बाकी 95% बच्चा, अब आप विचार करिए, एक से एक रजवाड़ों के स्कूल हैं, एक से एक रजवाड़ों के स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल से। अब जो बच्चा उसमें पढ़ रहा है और जो बच्चा हम लोगों के गांव का है, दोनों में कंपेयर करिए, और हम लोगों के गांव वाले की मात्रा बहुत ज्यादा है। वो 99% है, ये 1% है। अब आप सोचिए वो बच्चा कहां से फाइट करेगा? मैं कहता हूं अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो भी फाइट नहीं कर पाएगा। अगर वो प्राइवेट पढ़ता है तो भी, क्यों? क्योंकि उनके टीचर ये वही टीचर हैं जो 69% आबादी के गांव में या शहरों में जो सरकारी स्कूल हैं जिसमें अंग्रेजी थोड़ी बहुत पढ़ाई जा रही है, ये वही टीचर हैं जिनके बारे में मैंने अभी कहा, ठीक है, अपनी सीमाओं को मानते हुए कि मैं किसी पर प्रश्न उठाने लायक हूं नहीं,
एक तुच्छ व्यक्ति हूं जो समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है, वो भी बहुत प्रोडक्टिव, भाषण के द्वारा नहीं, काम के द्वारा। लेकिन ये वही लोग हैं हमारे जैसे ही हैं जो इंग्लिश में संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि वो बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन वो खुद भी बोलने में, ग्रामर में, हर जगह उनसे त्रुटियां हो रही हैं, यानी वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जब एक टीचर कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो उसके अपने बच्चों को कैसे कॉन्फिडेंट बना पाएगा? वो जो 2% टॉप कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ उसकी टक्कर कैसे हो पाएगी? और यही 2% लोग समस्त सिस्टम पर नियंत्रण किए हुए हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट इसका प्रमाण है। ऑक्सफैम रिपोर्ट असमानता 1% के पास 49% के बराबर संपत्ति है, यह इस बात का प्रमाण है। विश्व असमानता सूचकांक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप सब पढ़ते हैं, और ये ऐसा नहीं, ये आगे भी बढ़ता जाएगा। फिर आंकड़े आएंगे कि निचले वर्ग की भी पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है लेकिन अंतर बहुत बढ़ेगा। तो अंतर ऐसे ही बढ़ेगा क्योंकि एक साधन से संपन्न है और दूसरा साधन से विपन्न है। तो इस साधन संपन्नता और साधन विपन्नता को हम कैसे एक साथ लाएंगे, एक साथ कैसे लाएंगे? तो उसका एकमात्र है कि हिंदी भाषा, हिंदी दिवस पर सरकार को एक नई नीति लानी पड़ेगी। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की तकनीकी, ठीक है ना, को संबोधित करते हुए फला नीति या ABCD कोई नीति, जिसमें यह कहा जाएगा कि बजट पर X पैसे का खर्च, यानी जो नया बजट आने वाला है उसका X पैसे का खर्च भारतीय भाषाओं में अनुसंधान पर खर्चा किया जाएगा, और उसके लिए एक अलग पूरी टीम बनाई जाएगी। उसके लिए IAS में वैकेंसियां बढ़ा दीजिए, उसके लिए IAS में अखिल भारतीय, जैसे IAS होते हैं, ठीक है ना, IRS होते हैं, यानी रेवेन्यू के लिए IRS हो गया, इसके लिए IS हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए IRTS, और ये सब हो गए, यानी हर पद बन रहा है। IPS हो गया, IFS हो गया, वैसे ही एक अखिल भारतीय स्तर का IAS का पद, उसके बाद PCS एग्जामों में PCS का पद, जो कि तकनीकी भाषा विकास अधिकारी, एक ग्रुप A का, एक UP PCS वगैरह से जो स्टेट सिविल सर्विसेज होती हैं, और एक स्थानीय स्तर पर 3 अधिकारी आप तैनात करिए अलग अलग से, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर होता है। वैकेंसी भी अधिक हो जाएंगी, ज्यादा बच्चे रोजगार में आएंगे, और उसके साथ साथ फायदा यह होगा कि एक फोकस्ड रणनीति हो जाएगी। नहीं तो शिक्षण संस्थाओं और हम मतलब जो अध्यापक गण है सबके हाथ में है, और हर जगह राजनीति है, सबके अंदर काम करने का उस प्रकार का मादा नहीं होता है। दरवाजों में बंद होकर के लेक्चर देना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन हजारों लोगों के सामने लेक्चर देना और अपनी बात मनवा लेना, यह बिल्कुल ही अलग कथा है, अलग कहानी है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, एक 4 दीवारी में हम आपको बाबर अकबर के बारे में पढ़ा दें और आपको यह लगे कि वाह गजब, और हजारों हजार बच्चों को रोज संतुष्ट करना, समझ रहे हैं ना, इस कैलिबर के लोगों की अब आवश्यकता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं तो अपनी स्टाइल में YY टाइप कर दीजिए। क्या इस बात से सहमत हैं आप कि जो बातें मैं कह रहा हूं इसके बगैर हिंदी भाषा का कोई सार्थकता रह जाएगी, और हम क्यों गाली दें? ठीक है, यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात, हम क्यों भाई गाली दें कि साउदर्न इंडिया के हमारे राज्य जो हैं वो हिंदी को का विरोध करते हैं? अरे भाई, हमने बहुलवादी संस्कृति है हमारी। 1921 में जब प्रांतीय कांग्रेस समितियां बनी थी, जब प्रांतीय कांग्रेस कमेटीज बन रही थी, तब गांधी जी की अनुमति से कांग्रेस की तरफ से उनको यह कहा गया था कि आजादी मिलने के बाद हम आपकी भाषाई अस्मिता का सम्मान करेंगे। तो आप उनकी भाषाई अस्मिता का सम्मान यह कह के नहीं खारिज कर सकते हैं कि हिंदी एकमात्र राजभाषा हो या राष्ट्रभाषा हो। यह तो एक गलत अप्रोच हो जा रही, इसीलिए हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करने में बाधा का अनुभव कर रही। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, वो कैसे बनेगी? दक्षिण भारतीय राज्यों को यह कह के कि वो विरोध करते हैं, जी नहीं, वो अपनी भाषाई अस्मिता का सम्मान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हिंदी वहां भी चलती है, ऐसा है कि नहीं चलती है, ठीक है। तमिलनाडु का कोई भी व्यक्ति दिल्ली में रहता है, मैं कई लोगों से मिला हूं, उन्हें सबको हिंदी आती है। तो उनकी अस्मिता का मान करते हुए हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि हमें हिंदी भाषा को तकनीक के शिखर पर ले जाना है।
हिंदी भाषा से संबंधित जितनी समितियां, जितनी संस्थाएं, जितने आयोग हैं, वो अपने आप को खपा दें, अपने आप को लगा दें और तकनीक के शिखर पर पहुंच जाए। जो भाषा तकनीक के शिखर पर पहुंचती है, उस भाषा को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इसे राजभाषा बनाइए, राष्ट्रभाषा बनाइए। क्या इस चीज को समझ रहे हैं आप? जिस भाषा में, याद रखिएगा, जिस भाषा में रोजगार आएगा, जिस भाषा में उद्योग स्थापित करने के लिए आइडियाज आएंगे, जिस भाषा में खेती कैसे की जाए, एक एक चीज बताई जाएगी, जिस भाषा में पशुपालन के तरीके बताए जाएंगे, जिस भाषा में मत्स्यन के तरीके बताए जाएंगे, जिस भाषा में वानिकी का महत्व बताया जाएगा कि कैसे आप अपने आसपास छोटे छोटे मतलब जो है सब्जियां, फल, इन सबको उगा करके आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जब ये स्थानीय भाषा में बताया जाएगा और वो हिंदी भाषा है, तो आप मुझे बताइए लोग उसे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? आज अंग्रेजी क्यों स्वीकार्य है? आप इस दुनिया में कुछ भी ढूंढिए, अब तो एलेक्सा आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एलेक्सा, अब एलेक्सा से कुछ भी पूछ लो, एलेक्सा मेरा टॉवेल कहां है, बताएगी कि आपका टॉवेल आपके बाथरूम में था, आपने उठा करके कहीं और रख दिया है। तो ये जो एलेक्सा वाला कल्चर आ गया, ये हिंदी में आना चाहिए, समझ रहे हैं? तब जा करके, और इसके लिए उद्योग करने की जरूरत पड़ेगी, भाषणों से काम नहीं चलेगा। और मैं अपने स्तर पर आपके साथ कर रहा हूं, आज नहीं, कल नहीं, अगले साल नहीं, जब भी, और आप सब हमेशा इसी साल, अगले साल, जब भी, जिस दिन ऊपर की सारी नौकरियां पकड़ लेंगे ना, अपने आप ये भाषा सुर्खियों में पहुंच जाएगी। एक बार इसको रोजगार की भाषा बनानी है, उसके लिए कुछ आदमियों को अपने आप को खपाना पड़ेगा। एक बार इसको रोजगार की भाषा बनानी है, याद रखिएगा, इसके लिए अपने आप को बहुत से लोगों को खपाना पड़ेगा, उनमें से एक मैं हूं। रोजगार की भाषा यानी सीटों पर कंट्रोल होने लग जाएगा और आपको करना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस, आपको करना पड़ेगा। जो भाषा रोजगार की भाषा रही है, उसी भाषा को राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का, संपर्क भाषा का, सारी भाषाओं का दर्जा मिला है, यह याद रखिएगा, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही गंभीर विषय है। आप लोगों की क्या राय है इस पर, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? बताएं मुझे। आपके पास ऑप्शन नहीं है बेटा, खपाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। आइए कुछ और बातचीत कर लेते हैं, ठीक है? अब ये बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा आपका, थोड़ा विचार करिए, आप विचार करिए, इसी ब्रेक में मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। आप लोग विचार करिए इस बात के लिए कि हम गरीबी को समाप्त कैसे करेंगे। मैं आप सबसे प्रश्न, गरीबी को कैसे समाप्त करेंगे, सोचिए और टाइप करके लिखते चलिए। और मैं एक डायग्राम बनाऊंगा अभी, गरीबी कैसे समाप्त होगी। तो गरीबी को समाप्त करने में सरकार की नीतियां तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उस नीतियों को लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है, और वह हिंदी भाषा ही हो सकती, चूंकि यह भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। और वो कैसे पहुंचेगी, उसको कंप्यूटर के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं एक बात पर टिका हूं, जब तक हिंदी भाषा पर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, इसे वैज्ञानिक तकनीकी भाषा के शिखर पर नहीं लेके जाएंगे, अंग्रेजी की तुलना में यह बेसहारा बनी रहेगी। अंग्रेजी स्वाधीन है और हिंदी पराधीन है। औपनिवेशिक काल की वही विरासत आज चलती चली आ रही, ठीक है? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, आप सब हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमारा, जिसमें आप को पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, फीस 89,100 एंड 2 साल की थी, 1 साल की 57,600, और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन 24 महीने की फीस 57,600, 12 महीने की 39,600। कंप्लीट जीएस, वैकल्पिक विषय, सब कुछ इस कोर्स में कंप्लीट है। इसके लाइव कोड आपको यूज करना है। हिंदी हमारी पहचान। आइए थोड़ा सा हिंदी के बारे में बातचीत करते चलें। और फिर 14 सितंबर को आप सबको पता है हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपके सामने है।
1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, इसीलिए इसको आज हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपके सामने चीजें हैं। 1953 से भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसका केंद्र कहां है? वर्धा। ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने हिंदी के पक्ष में अखिल भारतीय स्तर पर पैरवी करने वाले, इनका नाम याद रखेगा, व्यवहार राजेंद्र सिंह के जन्मदिन पर हिंदी दिवस प्रस्तावित किया। ईमानदारी से बताइए, व्यवहार राजेंद्र सिंह जी के बारे में कितने लोगों को पता है? सच्ची सच्ची बताइएगा कमेंट में। व्यवहार, इनका नाम ही है व्यवहार राजेंद्र सिंह। फटाफट बताइए, एक बार मैं जानूं कि आज आप लोगों को जानकारी दे पाया कि नहीं दे पाया। ठीक है, मुझे बताएं इनके बारे में, व्यवहार राजेंद्र सिंह, इनके बारे में कितना पता है? मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी नई पीढ़ी बहुत ईमानदार है। मुझे अच्छा लग रहा है, सब बच्चा कह रहे हैं कि नहीं पता है। बहुत अच्छा मेरे बच्चों, ये देखो सब कहा गया कि मुझे नहीं पता है, मतलब 99% बच्चों ने कह दिया कि हमें नहीं पता। बहुत बढ़िया बेटा, नहीं क्या, अभी तो 100% ही चल रहा है कि सबने कह दिया कि नहीं है। अब आप सोचिए, ये मैं क्यों पूछ रहा हूं? इसलिए नहीं कि मैं अपनी विद्वता दिखाऊंगा, ना ना भैया, आई एम अ बिग जीरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल्फ मेड इंसान हूं। अपनी राह तो क्लियर है, जो चाहे हैं वो बना के रहेंगे, जो चाहे हैं, जो चाहते हैं वो बन के रहेगी, उस पर कोई कंट्रोल है ही नहीं है। ठीक है, उसको उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मेहनत करने का मादा है। 100% ईमानदारी अपने बच्चों के साथ। तो जो बच्चा अपना स्वप्न देखेगा उसकी राह में बिछ जाएंगे। इस विश्वास, इस समर्पण के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। और कभी भी थकते नहीं, इनोवेशन करने में चूकते नहीं, तो अपनी राह बना लेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जीरो मानते हुए, ये नहीं कि मैं ये, आप सब बच्चों ने कहा 100%, 100% बच्चों ने कहा कि ये नाम नहीं पता। अब मुझे बताइए, ये किसकी गलती है? मैं भाषा पढ़ाता, अभी मैंने भाषा पर कभी कोई एक क्लास का एक लेक्चर भी नहीं लिया, हिंदी भाषा। आप मुझे बताइए, अगर इनका नाम नहीं पता है, मैं कहता हूं छोड़ दीजिए हिंदी साहित्य या कुछ भी, अगर इनका नाम नहीं पता, इसका मतलब हमारी स्कूलिंग, जहां से हम पढ़ करके आ रहे हैं, हमें क्या दिया जा रहा है, आप विचार करिए। हम अपनी स्कूलिंग पर विचार करें। हम हिंदी भाषी क्षेत्रों से पढ़ करके आ रहे हैं, समझ लीजिए कि पाठ्यक्रम कैसे तैयार हो रहा है। कक्षा 1 का, कक्षा 2 का, कक्षा 3 का, कक्षा 4 का, कक्षा 5 का, कक्षा 6 का, कक्षा 7 का, कक्षा 8 का, कक्षा 9 का, 10, 11, 12 का पाठ्यक्रम कैसे तैयार हो रहा है। तो इस बात से, क्योंकि मैं आप लोगों को जोड़ करके हमेशा अपने लेक्चर में बातचीत करता हूं, लेक्चर देना काम नहीं, आप कनेक्ट होंगे तब मजा आएगा। यह है व्यवहार राजेंद्र सिंह के बारे में आपको नहीं पता था। इन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए अप्रतिम योगदान किया। अगर आपको यह बात नहीं पता है तो इसका मतलब, इनके माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हिंदी भाषा को आज 14 सितंबर पर केवल व्याख्यानों से, पहले खुला मंच पर होता था व्याख्यान, अब कहां हो रहा है? अब वेबिनार से हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, क्योंकि भाई कोरोना ने कहीं का छोड़ा नहीं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में एक डिब्बा बंद बहस है। इसे मैं हमेशा डिब्बा बंद बहस कहता हूं कि प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है। केवल कुछ पत्रिकाएं बांट देना, आप खुद विचार करिए, वो पत्रिका कौन पढ़ेगा? हिंदी भाषा पर आप राजभाषा प्रकाशित करके, ध्यान से सुनिएगा, आप हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आप खूब किताबें बंटवाइए। अरे जो पढ़ा लिखा हिंदी बोल रहा है उसको तो हिंदी आती है, आप उन हिंदुस्तानियों तक कहां पहुंच रहे जिनको पढ़ना ही नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि अगर हिंदी को आपको अखिल भारतीय भाषा बनाना है तो सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम डिजाइन, यानी जो हमारा स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें बड़े स्तर पर बदलाव लाना पड़ेगा। और नई शिक्षा नीति को ऐसा करना चाहिए, पाठ्यक्रम में बदलाव, कि हमारे देश में जो कुछ भी अच्छा है वो सब हमारे सामने होना चाहिए, जिससे हम सीख सके। अब अगर आप मुझे बताइए, मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, व्यवहार राजेंद्र सिंह जी के बारे में आपको नहीं पता है, जिनके नाम पर ही हिंदी दिवस का मतलब जो है मनाया जाता है, अगर ये नहीं पता है तो आप मुझे बताइए कि हिंदी भाषा में अगर इनके योगदान के बारे में आपको नहीं पता तो आप प्रेरणा किससे लेंगे?
अरे भाई, मोटिवेशन करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए जो हमारे आदर्श होते हैं वही तो आपको मोटिवेट करते हैं। आदर्श के बारे में पता ही नहीं, इनके बारे में जब पता हो इन्होंने क्या काम किया, कैसे कैसे किया, तो एक मोटिवेशन आता है कि हम भी करेंगे और हम कर सकते हैं। लेकिन पता ही नहीं। यह है हमारी शिक्षा पद्धति, इस पर गंभीरता से विचार करिएगा, ठीक है। कौन थे व्यवहार राजेंद्र सिन्हा? व्यवहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी को कहीं, ठीक है, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के काफी प्रयास किए। वह उस दौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे। उनका जन्म 14 सितंबर 1900 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आजादी मिलने के बाद से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की कोशिशें शुरू हो गई थी और इस कोशिश में काका काल लेकर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल रहा। मैथिली शरण गुप्त, आप सबको पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शेठ गोविंद दास, ये चार इनके साथ मिलकर पांचवें राजेंद्र ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। राजेंद्र जी ने न केवल हिंदुस्तान अपितु अमेरिका में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। विश्व सर्वधर्म सम्मेलन के कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सर्वधर्म सभा में हिंदी में भाषण दिया, जिसकी काफी सराहना हुई थी। समझ रहे हैं ना? तो ये होता है, यानी ये विभूतियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हिंदी में भाषा दे रही हो, काफी सराहना हो रही। फिर हम इसके बाद क्यों खो गए? सरकारें क्यों विफल रही हैं? जब हमारे पास इतना उज्जवल आदर्श और स्वाधीनता के दौरान संपूर्ण देश में हिंदी एकमात्र संपर्क भाषा के रूप में काम कर रही थी, आजादी के बाद ऐसा क्या हो गया? इसका मतलब है कि हमारी जो पॉलिसी में पैरालिसिस होता है वो यहां पर भी दिखाई दिया। हिंदुस्तान की पहचान नीति गतिहीनता के रूप में है। पॉलिसी हम सोचते हैं, इंप्लीमेंट करते ही नहीं। तो आप विचार करिए कि ऐसी पर्सनालिटियों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो क्या मोटिवेशन का लेवल थोड़ा सा नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये स्कूलों की जिम्मेदारी। इन सबको पाठ्यक्रम से बात कहां है, कुछ पता ही नहीं। विचार करिएगा, इस बात पे आपको विचार करने की आवश्यकता है कि ये अमेरिका में गए और वहां पर हिंदी में भाषण दिया। हमारे यहां आपको अच्छे से पता है सिनेमा का रोल बहुत बड़ा है, सिनेमा का रोल बहुत बड़ा है। लेकिन हमारे जो सिनेमा के कलाकार हैं, ये महान कलाकार हैं। क्या हैं ये? महान कलाकार हैं। ये हिंदी में ही रोजी रोटी चलाते हैं, याद रखिएगा। इनकी रोजी रोटी और इनके अरबों अरब के घर, गाड़ियां खरबों की, अरे सॉरी करोड़ों की, ये सब चलते हैं हिंदी भाषा से। लेकिन ये फिल्मों के अलावा जब बाहर आते हैं, यानी जब बाहर आते, क्योंकि इनको लोग फॉलो करते हैं, ये हमारे आइडियल्स होते हैं। मैं कितना भी अच्छा बात करूंगा, अभी आप खुद को पता लग जाएगा, मेरे वीडियो 5,000 8,000 लोग देखेगा। ये लोग कुछ बोल दें, अभी देखिए करोड़ों करोड़ लोग चले जाएंगे। वाह वाह वाह। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में कि रियल हीरोज जो भी होते हैं, कोई भी हो, उनको देखने के बजाय हमने इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रदान कर दी है। मुझे ये भी थोड़ा सा एक मुद्दा लगता है हमेशा से। तो हिंदी, और जब ये मंच पे आते हैं किसी भी, यानी अब ये टोटल इंग्लिश बोलने को, पूरा इंग्लिश, यानी कोई इंटरव्यू, कोई मीटिंग, 99.9% ये इंग्लिश का यूज करते हैं। अब आप बताइए कि जिस भाषा में इनको रोजी रोटी मिल रही है उस भाषा को छोड़ करके 99.9, और इनकी कंपेयर करिए साउदर्न स्टार से। अब जो दक्षिण भारत के स्टार हैं, बुलवा लीजिए उनसे आप अपनी हिंदी, यानी तेलुगु है तो उसी में चलेगा, तमिल है तो बिल्कुल आप उम्मीद ही मत करिए कि एक अक्षर बोलने वाले हैं। रांझना को प्रचारित करना था, धनुष आए थे उसके एक्टर, जो रांझना ही तो फिल्म थी शायद, मैं अगर गलत नहीं हूं, और मीडिया लगी रहेगी, उन्होंने हिंदी में एक शब्द नहीं बोला है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ना, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत नहीं मैं इनको कहूंगा। क्यों? क्योंकि भाई स्वाभाविक है, अपनी भाषा को वो समृद्ध कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या है, यहां आप देख सकते हैं फिल्म, मैं बता रहा हूं इनका पूरा घर रोजी रोटी इसी से चलती है, हिंदी से। लेकिन 99.9% तो क्या होता है, नई पीढ़ी इन्हीं को फॉलो करती है।
तो इनको भी अपनी भूमिका समझनी चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं, इंग्लिश भाषा बोलना कोई बुरी बात नहीं है, आप पूरा बोलिए, लेकिन आपको जो लोग सुपरस्टार बना रहे हैं वो वंचित हैं, समझ रहे हैं ना, उनके लिए भी आपको विचार करना पड़ेगा, आपको प्रेरित करना पड़ेगा। तब जब समग्र रूप से प्रयास होगा तब जाकर के हिंदी भाषा केंद्र में आएगी। आप ये सोचिए कि मेरे भाषण और आप सबके ऐसा कुछ नहीं। अध्यापक का काम है रोजगार में बच्चों को लगवाए, सिनेमा वालों का काम है कि वो हिंदी भाषा को बोलने में संकोच ना करें, उसे द्वितीयक भाषा ना माने, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का आधार वही है। राजनेता पॉलिसी बनाए, प्रशासक उसको इंप्लीमेंट करे, स्थानीय लोग उसको समर्थन दे। इस प्रकार के चहुमुखी प्रयास से हम हिंदी को जो है एक बड़ी भाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और तभी कन्वर्ट कर पाएंगे, यह पॉइंट है, याद रखिएगा। आप सबको पता है धारा 343 संविधान की हिंदी आधिकारिक भाषा आपकी बनाई गई। भारतीय संविधान की धारा 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा का निर्णय 26 जनवरी 1950 को अधिकृत किया गया था, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। 1950 के बाद से हिंदी को भारत की केंद्रीय सरकार के संचार की प्राथमिक आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग किया गया। यानी क्या है, संचार की प्राथमिक आधिकारिक भाषा। इसका मतलब कि संचार यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होगा इंग्लिश में तो रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, ये सिंपल सी बात है। उपयोग किया जाता है, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संचार की प्राथमिक आधिकारिक भाषा भी है। तो यानी अभी भी केवल ये प्राथमिक आधिकारिक भाषा है, मुख्य भाषा के रूप में स्थापित नहीं है। अब देखिए हिंदी की वैज्ञानिकता के बारे में है। कुछ लोग जो कहते हैं कि इस पर काम नहीं किया जा सकता है। हिंदी की खास बात यह है कि इसमें जिस शब्द को जिस प्रकार से उच्चारित किया जाता है उसे लिपि में लिखा भी उसी प्रकार से जाता है। वैज्ञानिक भाषा है, कभी इस पर चर्चा करूंगा। देश के 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते। 77% लोग। आज यह 70% लोगों में से यूपीएससी में हम 1% से कम पे आ चुके हैं। यानी 70%, 100 में से 77 लोग हिंदी हैं, और आज यूपीएससी में हम 1% रिजल्ट से नीचे चले गए। आवाज उठानी पड़ेगी मित्र, आवाज उठानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। सोचना पड़ेगा, कम से कम मैं नहीं कहता हूं कि आप आंदोलन कर जाइए, लेकिन विचार करिए। आंदोलन कह के नहीं होता, एक वातावरण बनता है, वहां आंदोलन हो जाता है। ध्यान करिएगा, आंदोलन कह के नहीं होता, एक वातावरण बन जाता है सडन, और फिर वहीं पर आ जाता है और आमूलचूल बदलाव। समय आएगा, लेकिन नई पीढ़ी को इन विषयों पर विचार करना चाहिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। नई पीढ़ी को इन विषयों पर विचार करना चाहिए। देश के 77% लोग हिंदी लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते और समझते हैं, और आज इसी भाषा में जो हमारी अपनी मातृभाषा है, रोजगार हमसे छिन गया। क्या आपको लगता है कि जो तमिलनाडु के जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, वो कहीं चाहे अपर कास्ट में हो चाहे लोअर कास्ट में, कर्नाटका के, केरल के, तमिलनाडु के, तो क्या उनको इंग्लिश में उतनी ही सहजता होगी जितनी जो हायर क्लास के बच्चे हैं? नहीं होगी ना। वो भी संघर्ष कर रहे हैं, वहां भी बीकर सेक्शन का संघर्ष है, यहां भी बीकर सेक्शन का संघर्ष है, और इस संघर्ष के केंद्र में भाषाई युद्ध है। उस भाषा में 5% लोग जीत रहे हैं, 95% रीजनल भाषाओं को मिला दिया जाए वो हार रहे। कंटेंट कैसा होता है? हिंदू ना हो तो आपके पास करंट का बेहतर कंटेंट नहीं। इंग्लिश और हिंदी योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ते हो ना, खुश रहते हो ना। कभी एक बार इंग्लिश और हिंदी के कंटेंट में कंपेयर करो, आपको ये लगता होगा ना जो हिंदी में आ रहा है ये इंग्लिश में आ रहा होगा। जरा कंटेंट में कंपेयर करो, दिमाग के नस हिल जाएंगे। वहां कंटेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, जबरदस्त कंटेंट में अंतर है, ये याद रखिएगा। कंटेंट में अंतर है, आप सोच सकते हैं। और क्यों अंतर है? क्योंकि योजना अपने आप में कोई भगवान पत्रिका नहीं है। योजना में आप ही के जैसे लोग लिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि उसमें कोई बहुत खास आ गया, कोई ऐसा वैज्ञानिक लिख दे रहा है, ऐसा सब हम ही लोगों में से हैं। वो आप विचार करिए। तो स्वाभाविक इंग्लिश में कहीं न कहीं कंटेंट तक रीच अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, तो वो कंटेंट उनके अपने आप रिच हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। इन मुद्दों पर आप थोड़ा गहराई से सोचिएगा।
हम तो वही चीज सिखाते हैं जो आपको पता ना हो, और बड़ी नॉर्मल होती है, बाद में आपको लगता है अरे सर ने क्या सिखा दिया यार, ये तो हमको तो आना चाहिए था बट आ नहीं रहा था। तो आप विचार करिए कि आप कहां हैं। आप स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम, ऐसा नहीं केवल आईएएस की बात हो रही है, आप स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम उठा लीजिए, विचार करिए। आज एसएससी के एग्जाम में मुख्य परीक्षा में एक पेपर पूरा इंग्लिश का होता है। व्हाई? बिकॉज हमारे पास कंप्यूटर में काम करने वाले हिंदी में कुछ, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं। अब बच्चों को अंग्रेजी में काम करना है, इसलिए अंग्रेजी चल रही। मेंस में एसएससी में क्या होता है, एक पेपर पूरा इंग्लिश होता है। व्हाई? रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो सब इंग्लिश में है, तो हमारे पास एग्जाम भी इंग्लिश में हमें करना पड़ेगा। तो सरकारें इस पर तो विचार करती नहीं, इस पर कभी कोई भाषण नहीं। आपने आज सुना 14 सितंबर किसी ने भाषण में मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, पूरा यूट्यूब खंगाल मारिए, पूरा यूट्यूब, और आप जो आपके मंत्री महोदय या जितने भी देश में, मैं मान सकता हूं कोरोना काल समस्या, लेकिन अपने घर में बैठ के 5 लाइन क्या किसी ने हिंदी की रणनीति पर बातचीत की? मीडिया ने, जो मीडिया हिंदी में चलती है, तलाश लीजिए आज किस मीडिया पर हिंदी पर कोई विशिष्ट कार्यक्रम चला है, चाहे तक हो चाहे जो, आप किसी चैनल को, आप आज ये जरूर सर्च करिएगा मेरी क्लास के बाद कि जो लोग हिंदी में ही अपना पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं, आज उन्होंने भी इस पर कोई बातचीत नहीं की। क्यों? क्योंकि हिंदी मरी हुई भाषा है और उनको, समझ रहे हैं ना, उनको मसाला चाहिए और हिंदी में कोई मसाला नहीं है। जिस दिन हिंदी में मसाला हो जाएगा उस दिन हिंदी ब्रेकिंग न्यूज होगी, सुबह से शाम हिंदी हिंदी हिंदी, और वह समय जल्दी आएगा जिस दिन आप हर शीट पर कब्जा कर लोगे, उस दिन हर जगह नेशनल न्यूज चल, ब्रेकिंग न्यूज, हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम, हिंदी ये, हिंदी वो, हिंदी वो। आप मुझे बताइए कहीं पर चली? और रचनात्मक बहस, ये भाषण नहीं, 4 कविताएं पढ़ करके, वो भी अच्छी बात है, लेकिन हिंदी बदलेगी कैसे? रोजगार की भाषा छीन ले रहे हो, कभी बदल ही नहीं सकती जैसे, और मरेगी ये। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, ये भाषा और मरेगी और मृत प्राय होगी अगर इसको बदलने वाले लोग नहीं आएंगे। हम अध्यापकों को अपना जीवन झोंकना पड़ेगा, रिजल्ट की श्रृंखलाएं खड़ी करनी पड़ेंगी। श्रृंखला मतलब 1 साल नहीं, हर साल लाइन लगेगी। नहीं आएगी तो मैं भी फेल, और भाषा का क्या मतलब है? कॉलेज के परिसर में व्याख्यान दे करके हिंदी भाषा को शिखर तक आप नहीं ले जा सकते, याद रखिएगा, ठीक है? कभी कभी बड़ा तकलीफ हो जाता है, कुछ बात आप लोग कहना चाह रहे हैं, ठीक है? और फिर से मैं कह रहा हूं, हमें हमारी सभी भाषाओं से प्रेम करना, चाहे उर्दू हो, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, चाहे जो हमें रीजनल भाषाओं से हमें मोहब्बत करनी है, क्योंकि वही हमारी बहुलवादी संस्कृति की पहचान है। आज हिंदी दिवस, इसलिए मैं पूरा हिंदी पर फोकस हूं, और मैंने साथ में कहा है कि हमें हमारी रीजनल भाषाओं के लिए भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना पड़ेगा। अब थोड़ा वैश्विक स्तर पर आइए देखिए, यहां क्या पढ़ा था? भारत की केंद्रीय सरकार के संचार की प्राथमिक, केवल संचार की, यानी कम्युनिकेशन की प्रथम आधिकारिक भाषा है। और ऐसा नहीं हिंदी में ही कम्युनिकेशन, अब तो स्टेट की लैंग्वेज में भी जो है चीजें भेजी जा रही। फिर भी हम मान लेते हैं कि हिंदी संचार की प्राथमिक भाषा, यानी जो ऑफिस वगैरह के काम होते हैं, इंग्लिश होगा तो हिंदी भी लगी होगी, आप सुकून रहिए। आइए जरा कंपेयर करते हैं जर्मनी से। जर्मनी की आधिकारिक भाषा जर्मन है, अंग्रेजी नहीं है। हमारे यहां भी आधिकारिक अंग्रेजी है नहीं, लेकिन अंग्रेजी घोषित हो गई है, अपने आप स्वघोषित राष्ट्रभाषा हो चुकी है। अभी मैं एक आंकड़ा दिखाऊंगा, हम लोग बोलने में हिचकते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इंग्लिश यू नो वेरी वेल। अच्छा बताओ आज क्या खाया था? ओ यार, इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी टेस्टी। कैन यू पास द पेपर प्लीज? और बता यार कैसा चल रहा है? यानी कि लगातार बाधा है कुछ लोगों को छोड़ करके, जो भाई टॉप
एलिट है, उनको छोड़ करके हिंदी बाधा है। यानी कि इस बाधा पर पुल बनाने का काम हिंदी ही कर रही है। यानी खाना टेस्टी है और कोई चीज मंगाने के बाद फिर हिंदी आती है, क्योंकि हिंदी में रस है, हिंदी में मिठास है, हिंदी में प्यार है, हिंदी में माँ है, हिंदी में माँ है, हिंदी में पिता है, हिंदी में भाई है, हिंदी में गांव की मिट्टी है। हिंदी में आपको क्या लगता है बड़े लोग बीच बीच में हिंदी क्यों बोलते हैं? वो बोलना नहीं चाहते हैं, आ जाती है, क्योंकि हमारी मिट्टी, हमारी माँ। आप कब तक बचोगे? हमारी मिट्टी मुंह से निकल पड़ेगी। कभी आपने देखा जो एलीट क्लास इंग्लिश बोलता है बीच बीच में हिंदी ले आता है? इसलिए नहीं लाता है कि वो हिंदी बोलना चाहता, वो आ जाती है, क्योंकि मिट्टी की खुशबू को कभी आप भुला ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की नियति ही मिट्टी है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन की नियति ही मिट्टी है। अंत में सबको मिट्टी में मिल जाना है। पैदा वहीं से हुए हो और अंत भी वहीं है। उस मिट्टी को कैसे भूलोगे? इसीलिए आप देखिए बीच बीच में के बाद हिंदी आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदी में प्रेम है, हिंदी में मिठास है, हिंदी में प्रेम है, मिठास है, अपनापन है, लगाव है। ठीक है, एक महसूस होता है, एक सम्मोहन शक्ति है। कैसे है? दशहरा, अगर हम इंग्लिश में बोले दशहरा, दशहरा कितना बढ़िया लग रहा ना। दशहरा और दशहरा कितना बढ़िया। दशहरा ऐसा फील हो रहा है कि कुछ हरा भरा हो गया हो। दिवाली, दिवाली, दिवाली को दिवाली। अरे भैया, दीपक से दिवाली नहीं होता, दीपक से दिवाली होता है। दिया दिया दिया। और रियली यू एंजॉय अ लॉट दिवाली। आप सोचिए, ये जो दिया है, ये जो दिए की बाती है, ये जो दिए में पड़ने वाला तेल है, उससे निकलने वाली रोशनी है। हिंदी वो है, हिंदी वो है जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे शरीर में है, हमारे संस्कारों में है। इसलिए हम कितने भी एलीट हो जाए, बीच बीच में वो निकलती रहती है। समझ रहे हैं ना? इसलिए हमें हमारी चीजों से मोहब्बत होनी चाहिए, हमें हमारी चीजों से मोहब्बत होनी चाहिए। और हिंदुस्तान में यही सबसे बड़ी मैंने कमी देखी है कि अपनी चीजों से मोहब्बत नहीं। हमें हमारी हर चीज से मोहब्बत करनी चाहिए, अपनी भाषा से, अपनी स्थिति से। अगर हम गरीब हैं तो हमें फील होना चाहिए कि हम गरीब हैं यार। क्यों हम छुपाएं कि हम गरीब हैं? यस, आई एम पुअर फेलो, मेरे पास अभी कुछ नहीं, लेकिन हाँ मादा खड़ा कर लेंगे। और जिसके अंदर मादा, चंद्रगुप्त उदाहरण है, वो साम्राज्य खड़ा करेगा। मादे का खेल है ये, जिगर का खेल है ये, गुर्दे का खेल है बच्चा। आप, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, जिसके अंदर जोश है, जुनून है ना। बट रियलिटी आप अपनी हमेशा अपने पास रखिए। हमारे पास नहीं है, यस हमारे पास नहीं है, स्वीकार करेंगे हमारे पास नहीं है। क्यों हम कहें, क्यों हम कहें कि हम आज कमजोर स्थिति में है, तो हम उसको कि भाई हिचकिचा रहे हैं। नागार्जुन कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए। वो अपने लिए कहते हैं, जन कभी हूं मैं क्यों हकलाऊं। जन कभी कभी हकलाता नहीं। हम लोगों के लिए शिक्षा है कि जो व्यक्ति अपनी राह बड़ी बनाना चाहता है, वो कोई भी बात स्वीकार करने में हिचकिचाता नहीं। कमी है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ भाई कमी है हमारे अंदर, दूर करेंगे। हर इंसान में कमी होती है, हर इंसान में कमी होती है। लाइफ में कभी ना कभी कुछ न कुछ उससे होता ही होता है। लेकिन हमें क्या करना, उससे ओवरकम करके अपने आप को एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्थापित कर देना। तो ये जो मिठास है, आइए देखिए वहां क्या है। संचार की प्राथमिक भाषा, जर्मनी की आधिकारिक भाषा जर्मन है। बगैर जर्मन सीखे एक अमेरिकन वहां कोई काम, एक ब्रिटिशर्स वहां कोई काम नहीं कर सकता। आधिकारिक भाषा है तो कंप्यूटर भी जर्मन में चल रहे हैं इंग्लिश भी चल रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो लोग विकसित राष्ट्र हैं, लेकिन आधिकारिक भाषा जर्मन है। देश की 95% से अधिक जर्मन को अपनी पहली भाषा के रूप में, नॉट सेकंड, पहली भाषा के रूप में बोलते हैं और पूरा काम होता है। इसलिए जर्मन, हमारे ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जर्मन हमारे यहां के निजी स्कूलों में ना खूब सिखाई जाती है। कभी आपने सोचा कि अमेरिका में हिंदी भी सिखाई जाती होगी? विचार करिए आप। हमारे निजी स्कूलों में आप सर्च कर लीजिए, मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली के निजी स्कूलों की एक लैंग्वेज आपको सीखना होता है, कोई
कोई जर्मन सीखता, कोई स्पेनिश सीखता, इंग्लिश भी सीख रहा है, वो तो हो ही गई। आप सोचिए हिंदुस्तानी को कितने लोग सीख रहे हैं, विचार करिए, विचार करिए। चाइना मंदारिन, 73% चीनी आबादी मंदारिन बोलती है, बट 100% काम इसी लैंग्वेज में होता है, इसी इंग्लिश में हो रहा है, कोई मना नहीं है, ऑब्वियस है, वो वैश्विक रूप से ग्लोबलाइज्ड भाषा बन चुकी है, उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सारा काम इसमें होता है। उनके सारे ऐप, जो जितने ऐप आपने ऐप बैन 1 ऐप बैन 2 में उनके जितने भी ऐप बैन किए हैं, वहां की रीजनल लैंग्वेज में भी चलते हैं। विचार करिए आप। फ्रांस में स्थिति, फ्रेंच एकमात्र आधिकारिक भाषा, एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बट ये आना ही चाहिए, चाहे आपको कुछ और आती हो। 85% आबादी फ्रेंच बोलती है, और हमारे यहां 77% बोलने के बाद भी हिंदी रो रही है, हिंदी रो रही है, और बड़े जोर शोर से रो रही है, बड़े जोर शोर से रो रही है। मीठी होने के बाद भी, मीठी होने के बाद भी वो रो रही है। अगर कोई चीज मीठी है और अगर वो रोती है, तो आप समझ सकते हैं कि तकलीफ का जो असर है, जो तकलीफ है और उसका जो प्रभाव है, वो ज्यादा हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं मीठा जहर। ठीक है, भारत में स्थिति आप देख सकते हैं, हमारी इतनी भाषाएं, सबके परसेंटेज आपको ये सब बताने का मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हमारा बस एक व्यंग है, एक साहित्य, आज की अंतिम पंक्तियां मेरी व्यंग के रूप में है। ठीक है ना, हम लोगों के लिए, हम सबके लिए, जो हम कहीं ना कहीं हिंदी को बोलने में शर्माते हैं, हमें दक्षिण भारतीयों जो एक्टर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स, उनसे सबक लेना चाहिए। हमारा पूरा जीवन अंग्रेजी सीखने और एक्सेंट पकड़ने में चला जाता है, पूरा जीवन अंग्रेजी, मतलब हम बोल नहीं पाते, एक्सेंट नहीं पकड़ पाते, कोशिश चल रही, जीवन खत्म। अंग्रेजी ने हमें गुलाम बनाया, लूटा, नरसंहार किए, और उसकी भाषा हमने सीखने में जी जान लगा दिया, पूरा सीख गए। लेकिन भारत की ही एक भाषा का दूसरे राज्यों के बोर्ड पर निर्देशों की तरह इस्तेमाल करने से वो हिंदी थोपना कैसे हो गया? यानी हमारे राज्यों में भी कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं है इस भाषा के लिए, करना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे होगा? धीरे धीरे आप हिंदी को रिच करिए, तकनीकी रूप से, अपने आप जब वो तकनीकी रूप से सक्षम होगी, धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप आती चली जाती हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। भारत में कुल मिलाकर 5% लोग नहीं हैं जो अंग्रेजी सही से बोल और लिख लें, और उसके बाद भी भारत में कुल 5% से भी अधिक नहीं, लेकिन उसके बाद भी पूरा कंट्रोल इनके हाथ में, कंप्लीट कंट्रोल। आप विचार करिएगा। मैं नई पीढ़ी से कहना चाहता हूं, मैं नई पीढ़ी से कहना चाहता हूं, जो ऑब्सेशन हमारा है ना अंग्रेजी के प्रति, वो रहे, आप करिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन आप बस हिंदी भाषा से प्यार करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना नहीं, प्यार करना शुरू कर दीजिए, और जब प्यार करेंगे वो अक्षर आपके साथ चिपक जाएंगे, और जैसे ही अक्षर आपके साथ चिपकेंगे आप अपनी राह बना ले जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज मैं, ठीक है ना, कई फैक्ट्स के साथ आपको छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, लगभग 77% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। ठीक है ना, डोनिका सालाजार हैं, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वर्ड इंग्लिश एडिटर हैं। इनके अनुसार अब तक हिंदी भाषा के 900 शब्दों को डिक्शनरी में जगह मिल चुकी है। हिंदी का जो शब्द पहली बार ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में शामिल किया गया वह स्वदेशी था। यह भी आपके लिए फैक्ट, क्या पता था? फिर से बताइए, क्या यह फैक्ट पता था? सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताओ, क्या यह फैक्ट पता था? फटाफट फटाफट, क्या यह फैक्ट पता था? हिंदी का जो शब्द पहली बार ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में शामिल किया गया वो स्वदेशी था। अब आप थोड़ा इंटरलिंकिंग भी जाते जाते हो जानी चाहिए ना। अब अगर आपसे पूछता है स्वदेशी आंदोलन, पूछा हुआ है स्वदेशी आंदोलन और उसकी महत्ता,
उसकी प्रासंगिकता तो अपने समय में तो थी। आप लिखेंगे कि स्वदेशी शब्द की प्रासंगिकता यह है कि वह हिंदी का पहला शब्द है जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में शामिल किया गया। इसका मतलब स्वदेशी अपने आप में शब्द नहीं है, स्वदेशी अपने आप में एक सभ्यता का प्रतीक है, एक सिविलाइजेशन का प्रतीक है। क्लियर है? आई होप आप ऐसा इंटरलिंक करेंगे तो हिस्ट्री वाले पार्ट में भी अच्छा नंबर आपको मिलेगा। कुछ और फैक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको पता मैं सारी जानकारियां ईमानदारी से बताना, फर्स्ट टाइम आ रही है ना, सच्ची सच्ची बताना, ये सारी जानकारियां फर्स्ट टाइम आ रही ना। और हिंदी दिवस कब से हो रहा है? मैं तो यूट्यूब पे अभी आया हूं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार पावर लैंग्वेज इंडेक्स, अब देख लीजिए, ये इंडेक्स आ जाए प्रीलिम्स में। पावर लैंग्वेज इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक साल 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे ताकतवर भाषाओं में से एक होगी। यानी फ्यूचर आपका है, फ्यूचर आपका है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पे हम विश्वास करते हैं ना, इकोनॉमिक्स की ओर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार पावर लैंग्वेज इंडेक्स पीएलआई के मुताबिक साल 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे ताकतवर भाषा में होगी और आपका योगदान उसमें होना चाहिए। आपका योगदान कैसे होगा? भाषण देके कमेंट करके नहीं, आपका योगदान होगा रोजगार के द्वारा। यानी आप हिंदी में लगाइए रैंक, हिंदी में लगाइए रैंक, और उसके बाद जब 2050 में भारत ये भाषा सबसे मजबूत भाषा बने तो आप अपनी टेबल पे बैठ करके मुस्कुराइए, मूंछों पर ताव दीजिए। मूंछ नहीं है तो भी मूंछों पर ताव दीजिए कि मेरा भी योगदान है, मूंछों पर ताव दीजिए कि मेरा भी इसमें योगदान है। फील करिए, चाय पीजिए, मुस्कुराइए। यह है जीवन जीने का सलीका और जीवन जीने का तरीका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। वैज्ञानिक भाषा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और फैक्ट आपके लिए मजेदार है, आज हिंदी दिवस पर मेरी तरफ से नमस्ते शब्द, नमस्ते करते हैं हम लोग ना, हमारे लिए सबसे नमस्ते शब्द हिंदी में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला शब्द है। नमस्ते शब्द, अगर कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, वह है नमस्ते शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बिहार पहला राज्य था जिसने 1881 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह रही आपके साथ कुछ फैक्चुअल जानकारी, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटा सिप चाय, इसी रिदम के साथ पॉलिटी की कहानी बनाते हैं। स्थानीय शासन आज खत्म होगा, चाहे 1 बज जाए, थक जाऊंगा लेकिन आज खत्म करके रहूंगा। आज 14 सितंबर, एक और दूसरा गिफ्ट तैयार है। कल दोपहर में 12 बजे तीसरा गिफ्ट भी तैयार है। हिंदू की क्लास खत्म होने का आधा घंटे का गैप लूंगा और प्रीलिम्स 2020 की तैयारी करने वाले या 2021-22 के लिए मॉडर्न इंडिया मात्र 2 घंटे में कंप्लीट मैराथन, जैसे एंशिएंट इंडिया का कराया था, अब कल कराऊंगा मॉडर्न इंडिया का। मेडुअल इंडिया करा चुका हूं, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर, और एंशिएंट करा चुका हूं अग्रिम पर। अब 1 बचती है मॉडर्न, कल खत्म करा दूंगा पूरा इतिहास बच्चों का रिवीजन। मिलते हैं बच्चों थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। बट 2050 में गर्व महसूस करने के लिए, मूंछों पर ताव देने के लिए, और जो लड़कियां हैं वो क्या करें, अपनी पोनी मतलब कुछ भी इंजॉय करने के लिए, ठीक है ना। नॉट फॉर मूछे, ये पैट्रियार्की हो जाएगी, नॉट फॉर केवल मूछे। प्राउड फील करने का कोई भी तरीका, पुरुष मुस्टैच रखते हैं इसलिए उनका वो है, लड़कियां किसी भी प्रकार से, यानी चाय पी करके, और गर्व आपको भी अनुभव करना है और हमें देखना है कि 2050 में हमारा योगदान क्या है। बोथ मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, जितनी भी हमारी लैंगिक कम्युनिटी है, सब एक साथ मिल करके 2050 में गर्व का अनुभव करें और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हम सत्य साबित कर दें। और वह तभी हो पाएगा जब हम रोजगार में शामिल होंगे। अपनी अपनी सीट बुक कर लीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद। और अग्रिम आपका है, इससे जितना आगे बढ़ाएंगे मुझे उतनी ऊर्जा मिलेगी और उतना ही मैं
समझ सकते हैं कि ऐसे ही नई नई जानकारियों से आपको सरोबार करता रहूंगा। मिलते हैं बच्चों।